नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और एक बहुत ही कह सकते हैं कि पुराना मामला है या पुराना मुद्दा है कि नेपाल एक ऐसा देश जो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, कई ऐसे लोग आए कि नहीं उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करनी चाहिए। काफ़ी सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी, समाचार देखे होंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो नेपाल के राज परिवार से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं इनके फैमिली का भी शासन नेपाल में रहा है और ये लगातार वहाँ पे हिंदू राष्ट्र कैसे वो दोबारा हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो, कैसे वहाँ के लोग जो विश्व का एक इकलौता नेपाल था जहाँ हिंदू राष्ट्र था वो कैसे दोबारा वो उपाधि उसे मिले, ये लेकर के लगातार ये प्रयासरत हैं। और हालांकि भारत भी कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा की मांग जो यदा कदा कई साधु संत उठाते रहे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनका परिचय, कहाँ से हैं और क्या नाम है इनका और किस राज परिवार से आते हैं और किस तरह से अपनी मांग को आगे उठा रहे हैं। आइए जानते हैं खासकर इनसे। सर, पहले तो आपका नाम क्या है, परिचय जानना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि जो अभी आपने इंडिया का बहुत ही सफल आपका जो ऑनलाइन मीडिया है, इसके ज़रिए से मैं लोगों को दो चार शब्द हिंदुत्व के लिए और हिंदू धर्म के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया है। मेरे बारे में मैं विस्तृत में आपको सभी लोगों को बताना चाहूँगा। मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, मल्ल परिवार से हूँ मैं। मेरा नाम इंद्र मल्ल है और हमारा एक छोटा सा मतलब नेपाल भारत पौराणिक सभ्य समाज करके एक संस्था है, मैं उस संस्था का अध्यक्ष भी हूँ। जो अभी आपने मुद्दा उठाया ये वाकई सराहनीय मुद्दा है। ये हिंदुत्व में सबके लिए एक विडंबना बन चुका है, क्योंकि जिस तरीके से अभी नेपाल में कई सारे मतलब यूरोपियन यूनियन से लेकर मतलब विभिन्न मतलब अमेरिकन संघ संस्था है जो अभी मतलब हमें रिप्लेस करने के लिए हिंदुत्व को वो जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन इसमें नेपाल और भारत का विशेष मतलब ध्यानाकर्षण होना ज़रूरी है। ये हम अपने हिसाब से, हम अपने संस्था के हिसाब से हम इसमें बहुत सारा मतलब एक्सरसाइज किए हैं। जैसे अभी नेपाल में आपको मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मैं ज़्यादा लंबा भी जाना नहीं चाहूँगा। आज से 10 साल पहले का जो मेरे संस्था ने एक छोटा सा मतलब डेटा निकाल के रखा है। 10 साल पहले नेपाल में क्रिश्चियनिटी का 3.6% क्रिश्चियनिटी थे। अभी 10 साल का जो रेशियो है अभी 16.8 है। तभी तो दुगना रफ्तार से बढ़ रहा है, दोगुना से भी ज़्यादा है, दुगना से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये एक हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा विडंबना है। तो इसमें 10 साल पहले 300 चर्च थे नेपाल में, अभी 17,500 चर्च है। यही तो विडंबना की बात है। इसमें तो मैं भारत को भी ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ और नेपाल में भी जो हमारे मतलब कई सारे संघ संस्था है जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मातृभूमि नेपाल हो गया, जैसे हमारा ये नेपाल भारत पौराणिक सभ्य समाज जो हमारा स्पेशली ये सनातन धर्म के लिए काम करता है। जैसे अब देखिए जो ये यूरोपियन यूनियन का जो मिशन है, उनका मिशन ये है कि दोनों देश में कैसे मतलब डाइवर्ट किया जाए और दोनों देश के बीच में कैसे द्वंद्व लाया जाए। तो भारत को भारत प्रति नेपाल को नेगेटिव करना है और नेपाल प्रति भारत को नेगेटिव करना है। वो कभी बोल देंगे कि नेपाल प्रो चाइना है, कभी बोल देंगे कि नेपाल प्रो यूरोपियन है, कभी बोल देंगे कि भारत प्रो अमेरिका है। तो इस तरह का जो वो मूवमेंट करते हैं, इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। ये भारत के भी उच्च मतलब निकाय है जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं और नेपाल के भी कई सारे मतलब उच्च मतलब संघ संस्था है जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। मैं इन सभी को मतलब ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये हमारे लिए नहीं, हमारे हिंदुत्व के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए हमें एकजुट होना ज़रूरी है। और अभी से हम जागरूक नहीं हुए तो कल के आने वाले दिन में हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा।
सबसे बड़ा सवाल आपने कहा अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन अगर आज की बात करें, आप 2 दिन पूर्व या फिर जब से आप भारत दौरे पे आए हैं, आपके साथ नेपाल के मंत्री भी थे, उन्होंने भी यहाँ के राम मंदिर का दर्शन किया। जो राम मंदिर का मुद्दा परसों पुराना था, बाबरी मस्जिद का मामला था, वहाँ पे टूटा, उसके बाद फिर कोर्ट के फैसले आए, फिर राम मंदिर बने, और आज लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं पूरे भारत में। कई मुस्लिम भी नारे लगाते नजर आते हैं जय श्री राम के। तो लेकिन क्या लगता है कि भारत सरकार उस ओर बढ़ रही है और आपकी सहायता कर पाएगी? आपने कभी भारत सरकार के पास अपनी बातों को रखा? हमें उम्मीद है, और मैंने 2-3 बार मैंने कई सारे हमारे भारत के सीनियर लीडर से भी मैंने बात किया इस मुद्दे में। जो अभी पशुपतिनाथ में भी अब देखने के लिए तो हम कहते हैं नेपाल एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र है करके हम बोलते हैं, लेकिन जो इंटरनल जो प्रॉब्लम है धर्म के अंदर, जैसे पशुपति में भी कई सारे मतलब ये अमेरिकन यूनियन से लेके यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। क्योंकि जो वहाँ के मतलब जो जब से मतलब वहाँ पशुपति का स्थापना हुआ था, तब से जो लोग सेवा कर रहे हैं, भंडारी समाज करके है वो, भंडारी समाज के लोगों का कहना ये है कि हम क्योंकि उनसे करीबी भी है, जुड़े भी है, मतलब कई सारे धार्मिक हम कार्य भी साथ में करते हैं। तो वहाँ क्या है कि जैसे पशुपति विकास कोष है, पशुपति विकास कोष का काम ये है, देखिए पशुपति व्यवस्थापन, संवर्धन और उसका संरक्षण जो भी है मतलब उसमें काम करता है। लेकिन अभी क्या है कि जस्ट मतलब 2 महीने पहले अपॉइंटेड हुए हैं वहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट हैं पशुपति विकास कोष के। इसमें हम बहुत असंतुष्ट हैं, हमारा तो घोर विरोध है इसमें। इस मुद्दे में हमने भारत में भी बात किया था, कई सारे मतलब हिंदू उच्च संघ संस्थाओं से भी बात किए थे हम। इसमें देखिए अभी जैसे एक हिंदू, प्योर हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से सरोकार वाला ही आदमी मतलब पशुपति विकास कोष का अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य सचिव बन सकता है। लेकिन इन्होंने नॉन हिंदू को वहाँ अपॉइंटमेंट कर दिया, जैसे क्रिश्चियन को कर रखा है। ये तो बहुत बड़ी गलत चीज़ है। ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। लेकिन अब इसमें देखिए सिस्टम कैसे चल रहा है, मैंने अभी आपको बता दिया। जो मूवमेंट चल रहा है नेपाल में, मैंने आपको ये चर्च का भी मैंने डेटा बता दिया, और पॉपुलेशन का भी मैंने किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। तो आने वाले 15 साल में अगर भारत नहीं जगा, हमारा सनातन नहीं जगा, हम नहीं जगे, तो आने वाले ज़्यादा नहीं कहता हूँ मैं, 12 से 15 साल ये रिकॉर्ड करके आप रखिए, हमारा मतलब मुश्किल से 26-30% का हिंदुत्व रहेगा, बाकी सब क्रिश्चियन हो जाएंगे। सबसे पे लोग कहते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वहाँ पे क्या वजह देखते हैं कि वहाँ पे लोग उधर भाग रहे हैं? गरीबी या भुखमरी, क्या रीजन रहा कि वो लोग धर्म परिवर्तन करने में लगे हुए हैं? रीजन क्या रहता है? रीजन तो ये है, फर्स्ट तो मैंने बोल दिया, गरीबी है, एजुकेशन नहीं है, और दलित है, आदिवासी है, ना समझ है। मतलब जैसे अब ये जो यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिकन वेस्टर्न, जितने भी हमारे वेस्टर्न के मतलब बड़े बड़े संघ संस्था है, पश्चिमी मुल्क के बड़े बड़े संघ संस्था है, इन लोगों ने एक तरह का प्रलोभन दे रखा है, पैसे का प्रलोभन दे रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब इसको कैसे मतलब जड़ से उखाड़ के फेंके। भारत के लोग जिससे जैसे आपने बात की, तो उन लोगों ने क्या कहा? कुछ राय मशवरा दिया है या फिर मौन साधे हुए हैं लोग? हाँ, भारत के लोगों ने, उनका कहना भी यही है, क्योंकि देखिए नेपाल में ऐसा है, लोग इंटरनेशनल रिलेशन का मामला है ना, ये इंटरनेशनल रिलेशन का मामला है। यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो नेपाल के लीडर हैं और भारत के लीडर है, इसमें क्या है कि कई सारे बिक भी चुके हैं। वो होने के लिए हिंदू है, फिर उनका जो एक लगाव है, इंटरनल लगाव है, वो उनकी तरफ ज़्यादा झुकावट है।
तो उसमें देखिए हमें भी दिक्कत हो रही है अभी काम करने के लिए। हम काम करने के लिए बहुत चाहते बट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो मेन मेकिंग लेवल में है वही लोग हैं। तो हमें काम करने के लिए बहुत बहुत दिक्कत है। अब इसमें अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं। वहाँ की सत्ता क्या चाहती है? सत्ता तो देखिए कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं जाएगी ना। अगर हिंदू राष्ट्र चाहती तो सत्ता अभी हिंदू राष्ट्र आ चुका होता, क्योंकि उनको नेपाल का अस्तित्व से ज़्यादा प्यार उनके व्यक्तिगत मतलब जो पावर और पहुंच में रहना चाहते हैं उसी को वो ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। वो अपना अपना व्यक्तिगत देखेंगे वो, क्योंकि उन लोगों का तो एग्रीमेंट हो चुका है। उन लोगों ने तो मतलब वोट दे रखा है किसी को। वो तो हमेशा खुद पावर में रहना चाहेंगे ना। पावर में रहने के लिए तो मतलब जैसा वो कहेंगे, रिमोट कंट्रोल तो उनके हाथ में है। तो मुख से वो मतलब हिंदुत्व की बात करेंगे, लेकिन अंदर से दिल से नहीं है वो लोग। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए देखिए हम ये चाहते हैं भारत सरकार से और भारत के जितने भी मतलब सनातनी है सब लोग से हमारा यही प्रार्थना है, यही मांग है, आओ जागो सब एक ढिक्का होके हम आगे बढ़े, एक बन के मतलब इस मिशन को, जैसे अभी राम मंदिर एक शुरुआत है। ये हिंदुत्व के लिए एक बहुत मतलब सुनौला एक न्यूज़ है हमारे लिए, खुशी की बात है। अभी हम भी इसमें बहुत हर्षित है, उल्लासित है। हमने भी बहुत खुशहाली मनाई। ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। तो हमें उम्मीद है एक दिन पशुपतिनाथ भी मतलब इसी तरह मतलब पशुपतिनाथ की गंदगी भी साफ हो जाएगी धीरे धीरे। मतलब एक उम्मीद है कि आश्वासन दे रखा है, हम भी लगे हैं। मुझे उम्मीद है हो जाएगी। टाइम लगेगा, लेकिन हम सक्सेस होंगे अपने मिशन में, क्योंकि हमारा मिशन एकदम क्लियर है। एक सवाल, आखिरी सवाल है आपसे, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं भी। आप यहाँ पे आए थे, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं, यहाँ के जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चर कंपनियाँ हैं, क्या वो जाना चाहती है नेपाल? क्या वहाँ पे पैसे लगाना चाहती है? क्या लगा आपको, क्या देख रहे हैं इसे? मैं अभी देखिए, मैं जितने बार भी भारत का मेरा दौरा रहता है, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा डिस्कशन करता हूँ। मैंने कई बड़े बड़े बिजनेसमैनों से, जो सनातनी भी है, जो धर्म संस्कृति की बात कहा आपने, यहाँ का धर्म संस्कृति, वेशभूषा, सभ्यता, रहन सहन, जो हमारा रोटी बेटी का संबंध है, ये तो कहने की बात ही नहीं है। देखिए, अगर संस्कार की और हिंदुत्व की और अनुशासन की बात करेंगे तो ये यही मतलब भूमि, उद्गम भूमि है। यहीं से हमने मतलब संस्कार सीखे हैं। तो उसमें कोई दोबिता की बात नहीं है। नेपाल में कुछ करना चाहेंगे आप, हम वेलकम करेंगे। किसी सेक्टर में भी आपको हम सपोर्ट करेंगे, आप आइए। क्योंकि वहाँ बाहर के लोग उद्योग के नाम में वो धार्मिक मतलब अपना रकेट चला रहे हैं। इसको हम जड़ से निकालना चाहते हैं। अभी आप लोग साथ नहीं देंगे तो कल के दिन में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आप लोग आइए। टूरिज्म के क्षेत्र में भी वहाँ पे काम किया जा सकता है। हमने एक प्रस्ताव रखा था, यहाँ भारत के कई सारे गुरु संत और कई सारे मतलब हिंदू लीडरों से भी हमने ये बात रखी थी। जैसे बिहार से पशुपतिनाथ तक का कॉरिडोर, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ, ये कॉरिडोर के लिए भी हमने वर्कआउट किया था। हमने उनको बोला था, देखिए इसमें भी बाहरी जो सनातन हिंदुत्व से बाहर के लोग, जैसे यूरोपियन यूनियन के लोग, अमेरिकन यूनियन के लोग, ये लोग मतलब इसमें वर्कआउट करने वाले हैं। मैंने इतना भी बता दिया था। वो तो क्यों करेंगे? जब वो काम करेंगे तो हमारे पशुपतिनाथ के लिए नहीं करेंगे, हमारे हिंदुत्व के लिए नहीं करेंगे। वो अपना मतलब उसको अपने कमर्शियल हिसाब से करेंगे। और मुझे लगता है कि वहाँ पूरा उनका हस्तक्षेप भी रहेगा पशुपति के अंदर। तो ये हम क्यों ना करें? ये कॉरिडोर तो बनने चाहिए। कॉरिडोर के लिए हमने रिक्वेस्ट भी किए थे। और भी कई सारे प्रोजेक्ट है, जैसे मतलब वहाँ हेल्थ टूरिज्म की बात किए थे हम। जैसे क्वालिटी एजुकेशन की बात, एजुकेशन का देखिए स्कॉलरशिप सिस्टम है। भारत सरकार कई तरह की स्कॉलरशिप देती है नेपाल में। कई मतलब भारत सरकार वहाँ काम कर रही है, लेकिन और बृहद लेवल पे करने की ज़रूरत है। बृहद लेवल में और प्रॉपर करने की ज़रूरत है।